दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम अध्याय 9 महिलाएं, जाति एवं सुधार इनके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ इसके पहले के भाग में हमने ताराबाई शिंदे, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी, इसका हमने जिक्र किए थे। आज हम जब औरत का पति मर जाता है, इस शीर्षक के अंतर्गत ताराबाई शिंदे ने जो स्त्री पुरुष तुलना में लिखा है वह हम जानने की कोशिश करते हैं। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और वह तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, अवोभगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। तो इस प्रकार की परंपराएं होती थी जिसके खिलाफ ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखकर उसका विरोध किया था। आइए इस अध्याय में, इस भाग में करते हैं महिला सुधार के प्रयास, जाति और समाज सुधारक, समानता और न्याय की मांग, गुलामगिरी, मंदिरों में कौन जा सकता था, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। महिला सुधार के प्रयास यहाँ कौन कौन और किस प्रकार से किए हैं। 19वीं सदी के आखिर तक महिलाएं सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी और इसीलिए उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिका निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोलने लगे, महिलाओं को संगठित किया जाने लगा। और 20वीं सदी के शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह भी वो बनाने लगे थे। ये हो गई महिला संगठन का कार्य। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया था और इस प्रकार से अपनी सक्रियता का भी सबूत दिया। और 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया था। और राष्ट्रीय नेताओं ने यह भी आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, तब तक सभी को आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार से महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास करने लगे थे और कुछ समाज सुधारक इस प्रकार की सोच भी रखने लगे थे। अगला मुद्दा है जाति और समाज सुधार। हमने इसके पहले के भागों में देखे थे कि वर्ण व्यवस्था का प्रभाव समाज में था और इसीलिए वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज बांटा गया था और इसीलिए कुछ समाज सुधारकों को लगता था कि इस प्रकार की जो श्रेणियां होती है वह इंसान के लिए, मानव में ही श्रेणियां करना गलत होता है। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की, उन्होंने आलोचना की और इसीलिए उन्होंने एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद भी किया था। प्रार्थना समाज जो है वो भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर उन्होंने जोर दिया था। वहाँ सभी प्रकार के जाति के लोग यहाँ सम्मिलित हो सकते थे, उसमें हिस्सा ले सकते थे। जाति उन्मूलन के लिए बंबई में 1940 में परमहंस मंडली का भी गठन किया गया था और इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे लोग जो थे वो ऊंची जातियों के लोग थे और उनका मानना था कि समाज में उच्च नीच, कनिष्ठ वरिष्ठ, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे गुप्त बैठकों का आयोजन करते थे और इसमें वह सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन भी करते थे। इससे वह साबित करना चाहते थे कि इसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी लोग समान होते हैं, मानव मानस एक होते हैं। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे और इस प्रकार से समाज में एक नई लहर आ गई जो सुधारकों के प्रयासों से आने लगी थी। उसी समय बहुत सारे लोग गांव छोड़कर भी शहरों की ओर जाने लगे थे
तो उनको नौकरी, इस कारण भी ये होते हैं कि उनको कहीं जॉब नहीं होती थी या उनको नौकरी नहीं होती थी, और इसीलिए शहरों की ओर वह नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे थे। कुछ लोग प्रदेश में भी काम करने के लिए निकल पड़े थे, और कुछ लोग आसम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया जैसे स्थानों पर चाय बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। अभी निचली जातियों को लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था, क्योंकि जब वो गांव में रहते थे तो जमींदार लोग, सवर्ण लोग उनके साथ भेदभाव करते थे, उन पर अत्याचार भी करते थे, उनको सामाजिक बहिष्कृत कर लेते थे। इसीलिए जब वो शहरों की ओर आते थे तो शहरों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, उनको सामाजिक रूप से समानता दिखाई देती थी, और इस प्रकार से वह दैनिक अपमान से उनको छुटकारा मिलता था। कुछ लोगों को सेना में भी हिस्सा लिया था, सेना में भी उनको अवसर मिलने लगा था, और सेना में जब लड़ाई की बात होती थी तो सेना में लोगों की भर्ती की जाती थी। और इसमें महार समुदाय, जो बहुत सारे महार समुदाय के लोगों ने रेजिमेंट में भी नौकरी मिल गई थी, जो आज भी महार रेजिमेंट के नाम से प्रसिद्ध है। दलित आंदोलन के जो नेता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके पिता भी एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से जो गांव में कभी निम्न जाति के होते थे, शूद्र जाति के होते थे, जब वो शहरों की ओर निकल पड़े तो उनको इस प्रकार के भेदभावों का सामना नहीं करना पड़ा, और इस प्रकार से शहरों में जैसा शहरीकरण होने लगा था वैसे वैसे जातिगत बंधनें भी शैल होने लगे थे। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक कुली जहाज है जो 19वीं शताब्दी का है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से जो ज़्यादातर लोग होते थे वो मजदूर होते थे, वो निचली जातियों के ही होते थे। समानता और न्याय की बात, जब समाज में, जब गांव में या कहीं भी वर्ण व्यवस्था का प्रभाव था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध, वैश्य और शूद्र, इन प्रकार के आधार पर जब समाज की रचना बन गई थी, तो इसमें बहुत सारे जो निम्न जाति के लोग होते थे या शूद्र लोग होते थे, इनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको समानता नहीं मिलती थी या उनको असमान तरीके से समाज में माना जाता था। तो इस प्रकार का जो भेदभाव होता था, और इसीलिए कुछ लोगों को, कुछ समाज सुधारकों को लगता था कि सभी लोग समान होते हैं, और इसीलिए समानता प्रस्तावित करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन छिड़े थे। इसमें कुछ हम जिक्र कर रहे हैं सतनामी आंदोलन। यह मध्य भारत में घासीदास ने शुरू किया था, और ये चमड़े का काम करने वाले जो लोग होते थे वो उनको संगठित किया गया, और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए यह आंदोलन चला गया था, सतनामी आंदोलन। दूसरा आंदोलन मतुआ पंथ है। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने इस पंथ की स्थापना की थी, और इसमें निम्न जाति के जो चंडाल काश्तकारों के बीच उन्होंने काम किया, और उन्होंने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर उन्होंने सवाल उठाया था, उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की थी। तीसरी बात है, केरल में ऐजवा जैसे निम्न जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत आधार पर भेदभाव करने का विरोध किया, और उनका महत्वपूर्ण एक कथन है कि ओरु जाति ओरु मत्तम ओ दैवम मनुष्यानी, मतलब मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, ऐसा होता है। और सभी पंथों ने निचली जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया, क्योंकि जब निचली जाति लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था तो उनमें एक असुरक्षितता महसूस होती थी, उनमें कोई स्वाभिमान नहीं होता था, और इसीलिए इन पंथों ने निचली जातियों में एक स्वाभिमान, आत्मसम्मान पैदा करने का प्रयास किया है। इन सभी पंथों की जो स्थापना है जनरली गैर ब्राह्मण जातियों के लोगों ने ही की है। तो गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, ऐसे ही जाति के लोगों ने की है, और इसीलिए इसको गैर ब्राह्मण जातियों का आंदोलन भी कहा जाता है। चित्र में हम देख रहे हैं श्री नारायण गुरु। मुद्दा है हमारे सामने, जूते कौन बना सकता है? तो चमड़े का काम करने वाले जो परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता था, क्योंकि वह मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं और जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेनाओं के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों
के प्रति जातीय पूर्वग्रह होने की वजह से केवल परंपरागत जो चमड़े का काम करने वाले कामगार या मोची ही जूते तैयार करते थे और इससे उनको ज़्यादा कीमत भी मिलने लगी थी, ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ भी हुआ था। जो यह चित्र में देख रहे हैं कि जूते बनाते हैं मदिगा समुदाय के लोग हैं ये, और ये 19वीं शताब्दी के में दिखाए गए आंध्र प्रदेश में। और मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करते थे, चमड़ा तैयार करते थे और चप्पल जूतियाँ सीने में यह माहिर थे, कुशल थे। चित्र में देख रहे हैं गुजरात के दुबला समुदाय के लोग हैं, वो बाजार के लिए आम को ढोकर लेकर जा रही ये महिलाएं। अगला मुद्दा है गुलामगिरी। गुलामगिरी यह किताब का नाम है जो महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने लिखी है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महात्मा फुले का जन्म 1827 में हुआ था और मिशनरी स्कूलों में इनका अध्ययन हुआ था। जातीय आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। उनका तर्क था कि भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं, जो खुद को आर्य कहते हैं, यह आर्य विदेशी थे। उनके अनुसार उच्च जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है, जिसको हम निम्न जाति के शूद्र कहते हैं, इन लोगों की है। यहाँ पर उच्च जातियों के लोगों का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ एक स्वर्ण युग था, क्योंकि आर्य यहाँ नहीं थे तो यहाँ के आज के जो तथाकथित शूद्र कहलाए जाते हैं, यह आत्मसम्मान से जीते थे। और इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए समाज में सुधार लाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसके द्वारा उन्होंने जातीय समानता के समर्थन में एक मुहिम भी छिड़ाई थी। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी नामक किताब लिखी और अमरीकी लोगों को उन्होंने समर्पित भी किया, क्योंकि उस वक्त गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ काले और गोरे में वो एक संघर्ष हो गया था निग्रो जाति के लोगों में, और उन्होंने यह किताब उनको समर्पित कर दी थी। जाति व्यवस्था का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर और दक्षिण भारत में EV पेरियर, रामास्वामी नायकर जैसे समाज सुधारकों ने चलाया था। तो इस प्रकार से भारत में समानता प्रस्तावित करने के लिए, न्याय प्रस्तावित करने के लिए, न्याय देने के लिए समाज में जो निचली जातियों के लोग होते हैं उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत सारे समाज सुधारकों ने कार्य किया। चित्र में हम देख रहे हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले। अगला मुद्दा है मंदिरों में कौन जा सकता था। एक जमाना था कि जो शूद्र कहे जाने वाले लोग होते हैं या निम्न जाति के लोग होते हैं, उनको सवर्ण द्वारा इस्तेमाल किए गए सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। जो तालाब होते थे उन तालाबों का पानी पीने का अधिकार नहीं होता था। जहाँ पर सवर्ण पूजा करते थे, मंदिर होते थे, उन मंदिरों में उनको जाने का अधिकार नहीं होता था। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे सुधारकों ने इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बचपन से ही इस प्रकार के जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह की दाहकता का अनुभव कर चुके थे। उच्च अध्ययन पूरा करने के बाद वह अमेरिका से भारत 1919 में लौट आए। उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर भी काफी लिखा और उन्होंने सवर्ण जातियों द्वारा निर्माण की गई व्यवस्था की कड़ी आलोचना की थी। 1927 में मंदिर प्रवेश हेतु उन्होंने आंदोलन किया था और यह आंदोलन कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ इस मंदिर में नासिक स्थित मंदिर में महार जाति के लोगों को या निम्न जाति के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था और इसीलिए बड़ी संख्या में महार जाति के लोगों ने इस प्रकार का आंदोलन छेड़ा था बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में। 1927 से लेकर 1935 के बीच में उन्होंने ऐसे 3 आंदोलन किए हैं। वह पूरे देश को यह दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है और इस प्रकार से उन्होंने सवर्णों द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था पर कड़ी आलोचना की है। चित्र में हम देख रहे हैं कि जो 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था वह एक मंदिर है जो मदुरै, इस प्रकार का मंदिर यहाँ भी है कि मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार है, टॉमस डिनिल द्वारा बनाया गया चित्र है 1972 में।
मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से अछूत लोगों को पाबंदी होती थी मंदिरों में प्रवेश करने के लिए। दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ जाति और समाज सुधार और कुछ निम्न जाति, उच्च जाति और उसमें सुधार के लिए सुधारकों द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया है। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।